चलिए चाय पर चर्चा की शुरुआत भी हम करेंगे सर्द होते मौसम से। आप हमारा बैकड्रॉप देख ही रहे होंगे यहाँ पर कैसे बर्फबारी हो रही है। कहाँ बर्फबारी हो रही है उसकी खबर तो आपको बताएंगे ही, क्योंकि वो पहाड़ी इलाका है। मैदानी इलाकों में क्या हो रहा है भाई? ठंड लग रही है, वो गुलाबी ठंड जिसकी हम बात करें, शगुफ्ता बोलती है पिंक ठंड। पिंक ठंड, हाँ, वो पिंक ठंड अब ज्यादा ठंड की तरफ बढ़ रहे हैं हम आगे। और वो सुबह और शाम वाली ठंड अब महसूस होने लगी है, और जब ये बैकड्रॉप आ जाता है तो समझ जाइए कि भाई अब ठंड लगने लगी है। पर देखिए ठंड आने में थोड़ी सी देरी हुई है। मैं अब तक तो वैसे होता था कि ठंड आ जाती थी, लेकिन अब जो है शुरुआत हो चुकी है। लेकिन मुझे ऐसा फेवरेट सीजन किसका है? ठंड मेरा। अच्छा, आपको पसंद नहीं, मुझे पता है। मुझे डर लगता है इनफैक्ट ठंड से। मुझे ठंड बहुत अच्छी लगती है। इनफैक्ट गर्ल्स को ज्यादातर आउटफिट्स का रहता है ना, तो मुझे तो ठंड वाले कपड़े भी बहुत अच्छे लगते हैं। एकदम मतलब ब्लेजर कोट, हाई नेक टाइप, हाँ मुझे बहुत अच्छे लगते हैं वो कपड़े। खैर, जम्मू कश्मीर के ज्यादातर इलाकों में इन दिनों सर्द हवाओं का असर दिखने लगा है। गांदरबल, बारामूला और अनंतनाग में ठंडी हवाओं की वजह से पारा गोते लगाने लगा है। बर्फबारी के बाद तापमान में 6 से 7 डिग्री की कमी दर्ज की गई है। सुबह के वक्त में कुछ इलाकों में बर्फबारी का सिलसिला शुरू हो जाता है, जो देर रात तक कई बार जारी रहता है। इस बर्फबारी की वजह से कई जगह पर सड़कों पर बर्फ जम गई है। उत्तराखंड के भी कई ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी जारी है। ये धरती पर जन्नत का दर्जा हासिल किए कश्मीर का वो नजारा है जिसके दीदार के लिए सैलानियों को साल भर इंतजार करना पड़ता है। ऐसा मनमोहक नजारा कि आंखें हटती ही नहीं। हर साल इस खूबसूरत नजारे को अपनी आंखों में कैद करने के लिए, सुकून के इन पलों को जीने के लिए देश दुनिया से सैलानी कश्मीर पहुँचते हैं। आप देख सकते हैं कि चारों तरफ सफेद ही सफेद इस वक्त देखने को मिल रहे हैं, और आज सुबह टूरिस्टों का इतना रश गुलमर्ग में देखने को मिल रहा है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि हजारों की तादाद में इस वक्त गुलमर्ग के फर्स्ट फेज में टूरिस्ट पहुंच गए हैं और यहाँ पे एंजॉय कर रहे हैं। इस बार नवंबर की शुरुआत में ही पहाड़ों की चांदी हो गई है, जबकि अमूमन ऐसा नजारा दिसंबर या जनवरी में ही दिखाई देता है। कुदरत ने कश्मीर के गुलमर्ग और सोनमर्ग समेत तमाम इलाकों की रंगत ही बदल कर रख दी है। ऊंची ऊंची चोटियां बर्फ की चादर ओढ़े नजर आ रही हैं। जितनी दूर तक आपकी नजर जा सकती है, उतनी ही दूर तक बर्फ ही बर्फ नजर आएगी। मौसम का ये मिजाज सैलानियों को खूब भा रहा है। दिल्ली से आई हूँ और पहली बर्फ़ गुलमर्ग की। इट इज़ सो ब्यूटीफुल। मैं अपने आप को इतना लकी मानती हूँ कि मुझे ये पहली बर्फ़ का एक्सपीरियंस करने मिला है। इट इज़ अमेजिंग। जो गाना है यहाँ का, ये वादियाँ, ये मौसम और कहाँ मिलेगा, ये सिर्फ कश्मीर में मिलेगा। सुपर्ब, वेरी नाइस, पीपल हियर आर सो नाइस, सो हेल्पफुल, हॉस्पिटैलिटी इतना अच्छा है, और बेसिकली कश्मीर का खाना सुपर्ब, कश्मीरी खाना। आलम ऐसा कि पहाड़ों पर बर्फ, सड़कों पर बर्फ, घरों पर बर्फ, मतलब हर तरफ बर्फ का साम्राज्य सा है। मकानों, छतों पर बर्फ से कई डिजाइन बन गए हैं। हरे भरे पेड़ चांदी की तरह चमक रहे हैं। सड़कें तो मानो दिखनी ही बंद हो गई हैं। इतना ही नहीं, इलाकों की पहचान बताने वाले बोर्ड भी बर्फ के आगोश में समाये हुए हैं। रोपवे के दौरान ट्रॉली से बनाया गया वीडियो तो बेहद खास है। इसी तरह सड़क पर कार ड्राइव करते हुए बनाया गया वीडियो भी रोमांच से भर देता है। बर्फबारी के बाद तापमान तेजी से लुढ़का है और ठंड बढ़ गई है, लेकिन कड़ाके की ठंड के बावजूद सैलानियों की मस्ती जारी है। कहाँ से आए? पंजाब। पंजाब। ये क्या है हाथ में? बर्फ। इससे पहले कभी बर्फ देखा? अच्छा लगा? कितना? बहुत। बाकी फ्रेंड्स को भी बोलोगे आप? क्या बोलोगे आप? मुझे बहुत अच्छा लगा। हाँ? मुझे बहुत अच्छा लगा। कुदरत का किया ये श्वेत श्रृंगार सिर्फ कश्मीर तक सीमित नहीं है। उत्तराखंड के चमोली में बद्रीनाथ धाम का भी कुछ ऐसा ही आलम है। यहाँ आसमान से रुई के फाहों की तरह बर्फ गिर रही है, और इस कुदरती एहसास के बीच बद्री नारायण के दर्शन के लिए भक्त पहुँच रहे हैं। बर्फबारी और कड़ाके की ठंड के बीच भक्तों का जोश हाई बना हुआ है। आज हमको पहली बार बर्फ देखने मिला है, बहुत ही अच्छा महसूस हो रहा है। खेलने में एकदम मजा आ रहा है। गुलमर्ग है ना, स्वर्ग है। हाँ, स्वर्ग है।
इधर कोई दिक्कत नहीं है, पूरा सिक्योरिटी सब कुछ है और पीपल आर सो गुड, वेरी फ्रेंडली, अच्छा फूड मिलता है, आके इधर खूब एंजॉय करो। ये महादेव का धाम है। पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी से मैदानी इलाकों तक ठिठुरन महसूस हो रही है। माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में मौसम का यही मिजाज रहने वाला है, जिसके बाद मैदानों को शीतलहर का सामना करना पड़ सकता है। चमोली से कमल नयन सिलोड़ी, गुलमर्ग से शेख दाऊद और श्रीनगर से अशरफ वानी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। कुदरत की खूबसूरती बरकरार रखने के लिए लगातार कोशिशें होना बेहद ज़रूरी है और कहते भी हैं कि अगर प्रकृति से प्रेम, संकल्प और मजबूत इच्छा शक्ति हो तो कायाकल्प होने में देर नहीं लगती। असम के माजुली में बहने वाली टुनी नदी ऐसे ही एक पहल की मिसाल बन गई है। बिल्कुल, देखिए बरसों की मेहनत से टुनी नदी को साफ और पुनर्जीवित किया गया है और अब इसमें बोटिंग को बढ़ावा दिया जा रहा है, जिससे इलाके की सांस्कृतिक आर्थिक प्रगति मुमकिन हो पाए और यहाँ के पर्यटन को बढ़ावा भी मिल सके। कभी वीरान और जलकुंभी से भरी माजुली की टूनी नदी आज मानो पर्यटन का पैमाना बन चुकी है। दशकों की उपेक्षा के बाद ये नदी आज जीवंत केंद्र में तब्दील हो रही है। टूनी नदी को न सिर्फ साफ और पुनर्जीवित किया गया है, बल्कि नदी में बोटिंग के जरिए क्षेत्र में सांस्कृतिक और आर्थिक प्रगति की नई संभावना जगी है। Tuni was actually very dirty and all. People could not see the actual Tuni what we have seen today. So we have revived the Tuni river, but revival is easier. But keeping it alive for permanent period is very difficult. So to keep it alive, Tuni has to generate economic activity. Once economically Tuni is viable, then only it will be alive forever. टूनी नदी में बोटिंग को बढ़ावा देने के लिए हरि नाम कीर्तन का आयोजन किया गया। इस धार्मिक समारोह में आसपास के गांवों से 50 से ज्यादा सजी धजी नावें शामिल हुई। इस खूबसूरत नजारे को देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा हुए। इस समारोह का मकसद टूनी को एक टूरिज्म प्रोजेक्ट के तौर पर विकसित करना है। Government takes this Tuni as a tourism place. Suppose boating, they do boating. They do. You see, I've been to many places outside world, outside India also, and in India too. Everybody has developed a river into a tourism place. You can put even stalls, different things out there. You can go for boating. It's a very good place for boating. टूनी नदी ब्रह्मपुत्र नदी की एक छोटी सहायक नदी है, जो दुनिया के सबसे बड़े नदी द्वीप माजुली के बीच से होकर बहती है। नदी के पुनरुद्धार के बाद सरकार की कोशिश माजुली को असम के बड़े पर्यटक स्थल के तौर पर विकसित करना है। घरेलू और विदेशी सैलानियों के आने से इसकी संभावना बढ़ी है और टूनी नदी में नौका विहार को बढ़ावा देकर इस मकसद को हासिल किया जा सकता है। माजुली से पूर्ण विकास बोरा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। नेचर से ही जुड़े वन्य जीव भी हैं। ऐसे में बाघों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए काफी कुछ किया जा रहा है। ऐसे ही एक नई पहल हुई है राजस्थान के धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व में। बिल्कुल, आपको बता दें कि यहाँ पर रेगुलर पेट्रोलिंग के साथ साथ अब बाघों और दूसरे जंगली जानवरों की निगरानी के लिए तकनीक की मदद ली जा रही है। अब ड्रोन से जंगली जानवरों की निगरानी शुरू हो गई है। इससे उनके संरक्षण और मॉनिटरिंग में भी और आसानी होगी। घने जंगल, ऊबड़ खाबड़ इलाके और सीमित संसाधन, ऐसे में वन्य जीवों की निगरानी आसान नहीं, लेकिन तकनीक की मदद से अब इस समस्या का समाधान भी निकल चुका है। राजस्थान के धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व में ड्रोन के जरिए बाघों की सुरक्षा और निगरानी की जा रही है। अभ्यारण्य के डीएफओ के मुताबिक टाइगर रिजर्व एरिया में लगे कैमरों के साथ अब ड्रोन से बाघों की निगरानी नियमित तौर पर की जाएगी। इसके लिए रेंजर, फॉरेस्ट समेत 46 स्टाफ लगाए गए हैं। जंगल में ड्रोन उड़ाकर फील्ड स्टाफ को इसके जरिए मॉनिटरिंग और पेट्रोलिंग करने की ट्रेनिंग भी दी गई। ड्रोन के द्वारा भी पेट्रोलिंग की गई और जो
नवगठित टाइगर रिजर्व है उसमें जो नए पेट्रोलिंग ट्रैक जहाँ पर टाइगर का मूवमेंट है और भविष्य में टूरिज्म के हिसाब से कहाँ-कहाँ पेट्रोलिंग ट्रैक बनाए जाएंगे उसकी भी योजना रेंज ऑफिसर और सहायक वन संरक्षक के साथ की गई और कई पुराने जो ट्रैक्स हैं उनकी भी मॉनिटरिंग की गई। टाइगर के पगमार्क और इन सभी से टाइगर मॉनिटरिंग की गई और स्टाफ को जो हैंड्स ऑन ट्रेनिंग है ड्रोन से पेट्रोलिंग की। पेट्रोलिंग के दौरान आसमान में उड़ान भरते ड्रोन की नजर में रणथंभौर का टाइगर T-2503 कैद हुआ, जिसे धौलपुर का जंगल रास आ गया है और अब उसने यहीं अपना आशियाना बना लिया है। इसके साथ ही धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व में बाघों की संख्या अब 5 हो गई है। इसमें T-116 और T-117 और इसके 2 शावक हैं। ड्रोन कैमरों के जरिए अभ्यारण्य में वन्य जीवों की निगरानी करने से उनकी सुरक्षा और मजबूत होगी। ड्रोन से निगरानी का सबसे बड़ा फायदा ये है कि इससे रात में भी बाघों की गतिविधियों पर नजर रखी जा सकती है। इनमें लगे थर्मल कैमरे गर्मी के संकेत पकड़ते हैं, जिससे अंधेरे में भी हर हरकत दर्ज होती है। यानी देश के कई दूसरे टाइगर रिजर्व की तरह करौली धौलपुर टाइगर रिजर्व में भी बाघों की सुरक्षा अब और ज्यादा सुनिश्चित हो सकेगी। धौलपुर से उमेश मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और देखिए, पुष्कर मेला हर बार की तरह इस बार भी अपनी छाप छोड़ने में कामयाब रहा। यहाँ विदेशी पर्यटकों को गुल्ली डंडा खेलने का मौका मिला। रस्साकशी प्रतियोगिता में भी उन्होंने ताकत आजमाते हुए देखा गया। बिल्कुल, और ये कार्तिक पूर्णिमा पर इस मेले का समापन हो गया। क्लोजिंग सेरेमनी बेहद रंगारंग रही। देसी और विदेशी मेहमानों ने मिलकर खूब रंग जमाया और हर एक पल को यादगार बना दिया। ये वो मेला है जहां देसी विदेशी एक रंग में रंग जाते हैं। अलग अलग प्रतियोगिताएं इनको लुभाती हैं। इसी वजह से रेत के धोरों में लगने वाला पुष्कर मेला दुनिया भर में फेमस है। कार्तिक पूर्णिमा पर पुष्कर के ब्रह्म सरोवर में स्नान के साथ इस मेले का समापन हो गया। पुष्कर के मेला मैदान में कई प्रकार की प्रतियोगिताएं देशी और विदेशियों के बीच लोगों को बहुत ही लुभा रही है, जिसमें चेयर रेस है, मटका रेस है। विदेशी इन प्रतियोगिताओं में भाग लेकर बहुत ही अपने आप को भाग्यशाली समझ रहे हैं। क्लोजिंग सेरेमनी में खेल, संस्कृति और अंतर्राष्ट्रीय मैत्री का अद्भुत संगम नजर आया। अलग अलग प्रतियोगिताओं में देसी और विदेशी मेहमानों ने हाथ आजमाए। सबसे ज्यादा सुर्खियां म्यूजिकल चेयर और मटका रेस कंपटीशन ने बटोरी। I had so much fun. I didn't know what to expect, but everybody was so sweet and the music was great. I had a great time. मेले में घोड़े पर सवार होकर योग करने का वीडियो भी सामने आया। इसी तरह खिलाड़ियों ने पोलो खेलते हुए खूब रंग जमाया। आखिर में महिलाओं ने पारंपरिक परिधान में लोक नृत्य किया और अपने हुनर से 4 चांद लगा दिए। विदेशी नागरिकों और स्थानीय दर्शकों ने एक साथ ढोल नगाड़ों की थाप पर डांस किया और इस इवेंट को यादगार बना दिया। पुष्कर से दिनेश पराशर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। प्रधानमंत्री का ड्रीम प्रोजेक्ट था वंदे भारत का, और आपने उसके स्लीपर कोच देखे। मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ उसमें ट्रैवल करने के लिए। खुशी तो बहुत ट्रैवल करती है। वंदे भारत मतलब मुझे ट्रेन बहुत अच्छा लगता है सफर, क्योंकि आप देखिए इतने सारे लोग मिलते हैं, चहल पहल रहती है। फ्लाइट में तो यह है कि आप बैठे रहो, बोर हो जाओ। और इससे पहले ना मुझे ट्रेन के नाम पर ना एक वो था कि भाई ट्रेन में ट्रैवल नहीं कर सकते, लेकिन इसका आप हाइजीन देखो, मतलब आप जल्दी पहुंच भी सकते हो, तो वो एक अब कूल कैटेगरी में आ गया। मतलब ट्रेन का आपका एक्सपीरियंस जो पहले का रहा था वो पूरी तरह से बदल जाएगा इसमें। उसने इतना अच्छा वर्ड यूज किया, कूल कैटेगरी में आ गया है वो। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट वंदे भारत स्लीपर ट्रेन ट्रायल के ट्रैक पर तेजी से दौड़ रही है। वंदे भारत स्लीपर ट्रेन ने नया स्पीड रिकॉर्ड बनाया है। देखिए, कोटा नागदा ट्रैक पर किया जा रहा ट्रायल के दौरान वंदे भारत स्लीपर 180 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से भागी। हवा की रफ्तार से भाग रही स्वदेशी तकनीक से निर्मित वंदे भारत स्लीपर कोच ट्रेन स्पीडोमीटर बता रहा है कि ट्रेन 180 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही है और इंजन के डैशबोर्ड पर स्पीडोमीटर के सामने 3 ग्लास में रखा पानी छलक नहीं रहा।
ये प्रमाण है भारतीय रेलवे की इंजीनियरिंग क्षमता और तकनीक का। पानी की एक बूंद तक का ना छलकना ट्रेन की स्थिरता और डिजाइन की मजबूती को साबित करता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट वंदे भारत स्लीपर ट्रेन का 180 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से राजस्थान में सफल ट्रायल किया गया। ट्रायल पश्चिम मध्य रेलवे के सवाई माधोपुर कोटा नागदा सेक्शन में किया जा रहा है, जहां ट्रेन की स्पीड, ब्रेकिंग सिस्टम, सिग्नलिंग और ट्रैक की गुणवत्ता की बारीकी से जांच हो रही है। 8 से 10 विशेषज्ञों की टीम हर चरण की टेस्टिंग पर निगरानी रख रही है। ट्रायल के दौरान ट्रेन को अलग अलग परिस्थितियों में परखा जा रहा है। कोचों में अलग अलग वजन और सामान रखकर लोड टेस्ट किया जा रहा है। ट्रायल के दौरान रियल सिचुएशन के लिए ट्रेन में 800 टन वजन के साथ 108 टन एक्स्ट्रा वेट जोड़ा गया है। ये एक्स्ट्रा वजन 50-50 किलो लोहे की धूल से भरे कनस्तरों के रूप में था। इस प्रकार कुल 908 टन वजन के साथ ट्रायल हुआ। इसके अलावा इमरजेंसी ब्रेकिंग सिस्टम की जांच की जा रही है। यहाँ तक कि ट्रैक पर पानी डालकर ये भी परखा जाएगा कि बारिश जैसी स्थिति में ट्रेन की ब्रेकिंग कितनी प्रभावी है। ट्रेन की हर स्टेज की कंप्यूटराइज्ड रिकॉर्डिंग की जा रही है ताकि सभी आंकड़ों का सटीक विश्लेषण हो सके। ट्रायल 2 नवंबर से शुरू हुआ और ये 17 नवंबर तक चलेगा। इस दौरान रोजाना 500 से 600 किलोमीटर तक की टेस्टिंग की जाएगी। ट्रायल का मकसद ये सुनिश्चित करना है कि तेज गति में भी ट्रेन सुरक्षित, स्थिर और आरामदायक बनी रहे। ये ट्रायल भारतीय रेलवे के मिशन रफ्तार और मिशन गति शक्ति की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है। अभी देश में ज्यादातर ट्रेनें 110 से 130 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती हैं, लेकिन इस टेस्ट की कामयाबी से आने वाले दिनों में ट्रेनें 180 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सकेंगी। कोटा से चेतन गुर्जर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। चलिए तो इस वक्त की शानदार खबर आपको बता दें, भारत ने ऑस्ट्रेलिया को मात दे दी है। जी हां, जो बड़ी खबर सामने आ रही है, भारत ने चौथे T20 मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया को हरा दिया है और भारत ने ऑस्ट्रेलिया को 48 रन के बड़े अंतर से मात दी है। पहले खेलते हुए भारत ने 167 रनों का लक्ष्य ऑस्ट्रेलिया को दिया था, जिसके जवाब में ऑस्ट्रेलिया की पूरी टीम 119 रन पर ही ढेर हो गई थी। तो इस वक्त की शानदार और बड़ी खबर, भारत ने ऑस्ट्रेलिया को 48 रनों से मात दे दी है, हरा दिया है। 119 रनों पर ही पूरी टीम ऑस्ट्रेलिया की ढेर हो गई। हालांकि जो लक्ष्य दिया गया था 167 रनों का लक्ष्य पहले भारत ने दिया था, लेकिन ऑस्ट्रेलिया जो है उसकी पूरी की पूरी टीम 119 रन पर ढेर हो गई। चलिए अब बात कर लेते हैं विश्व विजेता भारतीय महिला खिलाड़ियों की, जिनसे कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खास मुलाकात की। इसके लिए सभी खिलाड़ी बुधवार को दिल्ली में पीएम आवास पहुंचे। इस दौरान प्रधानमंत्री ने टीम को जीत के लिए बधाई दी और लगातार 3 हार के बाद टूर्नामेंट में उनकी शानदार वापसी की सराहना की। और कैप्टन हरमनप्रीत कौर ने 2017 में प्रधानमंत्री मोदी से हुई अपनी मुलाकात को याद किया, जब वो बिना ट्रॉफी के प्रधानमंत्री से मिली थी। वहीं वाइस कैप्टन स्मृति मंधाना ने कहा कि पीएम उन्हें प्रेरित करते हैं और वो सभी के लिए एक प्रेरणा है। उन्होंने ये भी बताया कि कैसे आज लड़कियां सभी क्षेत्रों में अच्छा प्रदर्शन कर रही हैं और ये पीएम की बदौलत है। इस बीच दीप्ति शर्मा ने कहा कि वो प्रधानमंत्री से मिलने का इंतजार कर रही थी। उन्होंने 2017 में हुई अपनी मुलाकात को याद किया, जो प्रधानमंत्री ने उनसे कहा था कि वो कड़ी मेहनत करती रहें। और आपको बता दें कि चैंपियन बेटियों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये जो पूरी बातचीत है वो आप देख सकते हैं GNT स्पेशल में शाम 6 बजे। और चलिए अब बात करते हैं शादियों की। तो देवोठनी एकादशी के बाद ही हमारे देश में शादियों का मौसम शुरू हो जाता है। ऐसे में बाजारों की रौनक देखने लायक रहती है। खासतौर से ज्वेलरी शोरूम्स तो नए नए ट्रेंड्स खरीदने के लिए तैयार रहते हैं। बिल्कुल, रोज गोल्ड, मीनाकारी वर्क और लेयरिंग डिजाइनों ने खरीदारों को खूब आकर्षित किया है। ऐसे में दुल्हन या दूल्हे के घर वाले वेडिंग इवेंट को खास बनाने में जुटे हुए हैं। शादियों का मौसम, खुशियों की शुरुआत नई रौनक के साथ। देवउठनी एकादशी के बाद शुभ कार्यों की शुरुआत के साथ ही शादी समारोह का दौर तेज हो गया है।
चारों ओर खुशियों की चमक और तैयारियों की हलचल दिख रही है। शादियों के सीजन में ज्वेलरी शॉप्स की रौनक बढ़ गई है। हर बार की तरह इस बार भी वेडिंग सीजन में ज्वेलरी के नए ट्रेंड्स खरीदारों को लुभा रहे हैं। हर दुल्हन अपनी शादी को यादगार बनाने के लिए कुछ खास तलाश रही है। फिर बात चाहे ट्रेडिशनल पोल की सेट की हो या मॉडर्न डायमंड ज्वेलरी की, या फिर सगाई के लिए खूबसूरत कपल बैंड्स की, हर पीस में कारीगरी की झलक और बारीकी का कमाल देखने को मिल रहा है। शुभ मंगल कार्यों का शुभारंभ हो चुका है और उसी के साथ नया वेडिंग सीजन लाया नए नए ट्रेंड्स, चाहे फिर वो वेडिंग आउटफिट्स की बात हो, अलग अलग ट्रेंड्स की बात हो या फिर ज्वेलरी डिजाइन्स की बात हो, क्योंकि दुल्हा दुल्हन को दिखना है सबसे ज़्यादा बेस्ट, तो उनके लिए किस तरीके का लुक उनको मिलना चाहिए इस बार की शादी में, वो हम आपको दिखाएंगे कि इस बार मार्केट में किस तरीके के लाइट वेट ज्वेलरीज उनको और भी ज़्यादा जो है वो सुंदर बना सकते हैं। जो हर बार हम एक नेकलेस तकरीबन 2-2.5 तोले का बेचते थे, इस बार हम उसको ओनली 10 से 15 ग्राम के अंदर ले आए हैं, ताकि लोगों के बजट के अंदर। बिल्कुल, क्योंकि इस सीजन तो सब जो त्योहार सब मनाएं और सारे के सारे वेडिंग सीजन का पूरा मजा लें। दूसरी बात क्या है, जो आजकल हम फॉक्स कंठियाँ, अंगूठी, लेटेस्ट इयररिंग्स वगैरह सबों के अंदर इस बार उर्मी ज्वेलर्स ने फुल वैरायटी लाइट वेट की अवेलेबल कर दिया। हल्की ज्वेलरी से लेकर शानदार डिजाइन वाले हेवी सेट्स तक बाजार में इन दिनों हर बजट में लोगों के लिए ढेरों ऑप्शन मौजूद हैं। इस बार के सीजन में रोज गोल्ड और लेयरिंग ज्वेलरी का ट्रेंड सबसे आगे है। वहीं मॉडर्न टच के साथ पारंपरिक अंदाज को जोड़ने वाले डिजाइन खास पसंद किए जा रहे हैं। अब जैसे सेटों की हम बात करें तो इसी के अंदर ये सेट देखिए जो बॉम्बे का है, ये 30 ग्राम्स का है। इसी का एक बिल्कुल लेटेस्ट सेट आया ओनली एंड ओनली सिर्फ 15 ग्राम्स के अंदर। तो ये नहीं कि हमें भारी ही बेचने का शौक है, हमें हल्का भी बेचने का शौक है जो हर किसी के बजट में आ जाए। ऐसे ही अगर हम बात करें इसकी, ये सबसे हमारा ट्रेडिशनल सबसे सुपर हिट हॉट सेलिंग में है। एंगेजमेंट में परफेक्ट है ये। बिल्कुल और ऊपर से ये फ्लेक्सिबल है, ये नहीं कि इस टाइप का सेट है, पूरा फ्लेक्सिबल सेट है और ओनली 20 ग्राम के अंदर सेट है। ये लाइट वेट का ट्रेंड है, बिकॉज जिस हिसाब से बजट हाई है उसमें हर एक शॉपकीपर ने ये ध्यान दिया है कि किसी का भी वेडिंग सीजन खराब ना हो, तो हल्की वेट की ज्वेलरी अच्छे डिजाइन्स में निकालने की पूरी तरीके से कोशिश की। और कुछ ये डिस्प्ले मैंने आपके लिए खास तौर पर निकाले जो मुझे बहुत ज्यादा जो है अच्छे लगे। नए डिजाइनों और आकर्षक कलेक्शन के साथ ज्वेलरी शोरूम्स में चकाचौंध बढ़ गई है। दुल्हन ही नहीं, मेहमान भी अपनी लुक को खास बनाने के लिए नए नए एक्सेसरीज ट्राई कर रहे हैं। दिल्ली से मनीषा लाडा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।